मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ एक शख्सियत जिन्होंने शुरुआत तो किया इंडियन एक्सप्रेस से और बाद में उनको अपॉइंटमेंट मिला एज ए चीफ फोटोग्राफर यूरोपियन एजेंसी में। आज मैं उनसे बातचीत किया हूँ, उनकी तस्वीरें आपके सामने रखूँगा और उम्मीद करूँगा कि आप लोग उसे देखने के बाद मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, पसंद आए तो लाइक करेंगे। आज की मेरी शख्सियत है हरीश त्यागी जी। चलिए सुनते हैं उनसे और चलिए हम उनसे सुनते हैं कि कैसे उन्होंने शुरू किया और अब किस तरह से काम कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों में काम करने की सोच का बहुत फ़र्क होता है और उसकी अप्रोच का बहुत अंतर होता है। हम उनसे समझेंगे क्या अंतर होता है और कैसे पाटते हैं वो। हाँ, असल में हरीश त्यागी जी, सामान्य तौर पे जो लोग हैं जो शूट करते हैं पिक्चर, वो ये सोचते हैं कि अच्छा शॉट मिल जाए तो वो इंटरनेशनल हो जाएगा और सारी दुनिया में एजेंसियां भी ले लेंगी। लेकिन मैं जो मानता हूं कि उसके लिए थोड़ा सा सोच करके उस अप्रोच के साथ खींचना पड़ता है, क्योंकि आप आप अपने देश के बड़े अखबारों में काम किए, इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया, और आप इंटरनेशनल एजेंसी में, तो आपको बहुत बेहतर दोनों की थॉट प्रोसेस का अंतर का पता हो। ये अगर स्लोली अपने आराम से अपने साथियों को बताते रहें, आप उसको बताने के लिए कुछ तस्वीरों की चर्चा कर सकते हैं। आप कोई बाहर से और कोई ऊपर से टपके लोग नहीं होते, बल्कि अप्रोच अपनी रखनी पड़ती है। सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करूंगा और धन्यवाद करूंगा कि आपने मुझे बुलाया, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन एक मंच आपने बनाया है जो फोटोग्राफर को अपने मन की बात कहने की और एक अपने आप को एक्सप्रेस करने की एक जगह देता है। क्योंकि आपके साथ बात करने का एक अलग ही आनंद और एक अलग ही मैं बोलूँगा कि एक एक्सप्रेशन हुआ, क्योंकि आप उस चीज़ को बड़े अच्छे से समझते हैं, क्योंकि आपने सालों साल इसमें बिताया है। कि जैसे मैंने इंडियन एक्सप्रेस में काम किया और टाइम्स ऑफ इंडिया में भी काम किया, तो वहाँ पे क्या होता था कि कोई भी स्टोरी, चाहे वो बड़ी है या छोटी है, एक तस्वीर उसमें छपती थी। तो उसमें फोटोग्राफर्स का रोल, सोचने का रोल बड़ा लिमिटेड रह जाता है, क्योंकि स्टोरी आपको पहले से बता दी जाती है। यूरोपियन प्रेस फोटो एजेंसी में काम करता हूँ एज ए चीफ फोटोग्राफर इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जिसमें मैं पूरा भारतवर्ष, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव्स, ये कंट्रीज हैं जो मैं देखता हूँ एज ए न्यूज़ डेवलपमेंट। वहाँ पे क्या हो रहा है, कौन सी रेलिवेंट न्यूज़ है, कौन सी नहीं है, हमें क्या कवरेज करनी है, क्या नहीं करनी है, वो मैं प्लान करता हूँ और फिर मैं अपने हेड ऑफिस के साथ उसको डिस्कस करता हूँ। फिर हम उसको आगे विस्तृत रूप में देखते हैं कि किसको हमें स्टोरी को एक दिन फॉलो करना है, किसको हमें थोड़ा लंबा फॉलो करना है। वो डिपेंड करेगा हमारा जो आगे यूरोप में हमारा प्ले कैसा हो रहा है और जो हमारे आगे क्लाइंट्स हैं जिनको हम पिक्चर सप्लाई करते हैं, उनका इंटरेस्ट उसमें कितना है। मान लीजिए कोई भी सिचुएशन हम लेते हैं, जैसे मैं आपको एक तस्वीर मैंने थोड़ा समय पहले खींची थी। सोनिया गांधी एक अपना कांग्रेस प्रेसिडेंटशिप के लिए नॉमिनेशन भर रही हैं, और उसके बाद ही एक और तस्वीर थी जिसमें वो बैठी हुई हैं और उनके पीछे अर्जुन सिंह और हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे वो उसमें दिखाई दे रहे हैं। 2004 में मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो ये था कि चारों तरफ ये चर्चा चली हुई थी कि पावर बेशक से प्राइम मिनिस्टर इंडिया के मनमोहन सिंह जी हैं, बट उनको कहीं और से जो पावर है वो कहीं और है। तो आप देखिए उस पर एक तस्वीर है जिसमें एक प्रोटोकॉल ऑफिसर उनको कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं और वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक नजरिया, एक स्टोरी जो उस बात को कोई भी जर्नलिस्ट कहना चाहता है, फोटो के माध्यम से बताई जा सकती है, जो मैंने अभी पिक्चर आपको एक्सप्लेन करी है। तो फोटोग्राफर को काफी फ्रीडम दी जाती है। कोई भी सिचुएशन है वहां पे आपको बता दिया जाता है कि ये आपको कवर करनी है। अब उसको कवर करने के बड़े सारे एस्पेक्ट होते हैं। जैसे मैं अभी रिसेंट एग्जांपल कोविड का अगर लेता हूँ, तो कोविड इटसेल्फ, इसमें बड़ी सारी चीजें आप देखिए निकल के आ रही हैं, चाहे वो वैक्सीनेशन की डेवलपमेंट है, वैक्सीनेशन की शॉर्टेज है, वैक्सीनेशन का लगाना है, या फिर क्रिमेशन ग्राउंड्स में जो सिचुएशन अभी हमने पिछले 10-15 दिन में देखी वो है,
या कोविड पेशेंट्स को ऑक्सीजन ना मिलना है या इससे रिलेटेड कुछ भी, बट इसको 8 से 10 तस्वीरों में एक्सप्लेन करना थोड़ा आसान रहता है रादर देन इसको एक तस्वीर में एक्सप्लेन करना। ये हमारी पिक्चर्स आगे बहुत सारे न्यूज़पेपर और मैगजीन्स और वेबसाइट्स को जा रही है। तो अब कोई ऑक्सीजन के ऊपर स्टोरी कर रहा है, कोई क्रिमेशन ग्राउंड के ऊपर स्टोरी कर रहा है, कोई ओवरऑल सिचुएशन के ऊपर स्टोरी कर रहा है, तो हमें एक एज अ पैकेज बना के हर रोज अपने यूरोपियन प्रेस फोटो एजेंसी को देना होता है, जिसमें कि काफी वैरायटी हो और देखने वाले को ये लगे कि हम एक बहुत ही इलेबोरेट कवरेज हर रोज दे रहे हैं, और इसलिए उनको हमारा जो बाकी जो एजेंसी जिनके साथ हम कम्पीट करते हैं वो भी बराबरी में खड़ी दिखाई दें या हम उनसे बेहतर दिखाई दें। कि कोई भी सिचुएशन में अगर आप हैं तो उसमें आपको इमोशनली कनेक्ट करना बड़ा जरूरी है फोटोग्राफ्स के साथ, क्योंकि जो मेनली इन यूरोप लोग कोई भी तस्वीर ऐसी देखना पसंद करते हैं जहां पे वो देख के थोड़ा सा रुक जाएं। जैसे कि अभी मैंने एक तस्वीर थोड़े समय पहले खींची है जिसमें एक बुजुर्ग महिला एक अपने अटेंडेंट का हाथ पकड़ के कोविड सेंटर की तरफ जा रही है। उन्होंने वह हाथ आप देखिए इतनी जोर से पकड़ा हुआ है, उस पकड़ में इतना विश्वास है कि उसको देख के लगता है कि जो उनको वहां लेके जा रहा है हॉस्पिटल की तरफ, वो उनको जरूर सही करके वापस लेके आएगा। जिस पेन से हम लोग अभी गुजर रहे हैं इस कोविड को लेके, वो रिफ्लेक्ट करना बड़ा जरूरी है। तो इसलिए मेरा ये प्रयास रहता है कि जब भी हम कोई तस्वीर खींचें उसमें कोई ना कोई इस तरीके का इमोशंस जरूर हो जो आप जिससे खुद कनेक्ट करें या जो देखने वाला है तस्वीर को वो कनेक्ट करे। बड़े सारे मेरे मित्र हैं जो छोटी जगह से ऑपरेट करते हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर के लिए कर रहे हैं या वो किसी बड़ी एजेंसी के लिए कर रहे हैं या अपना कोई पोर्टल चला रहे हैं। तो मैं उनसे हमेशा उनसे टच में रहता हूँ, या कोई उनके एरिया में अगर कोई न्यूज़ हुई, जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अभी छत्तीसगढ़ में कुछ समय पहले कुछ अटैक हुआ था हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, और वो इतने रिमोट एरियाज में था कि वहां तक पहुंचना बड़ा मुश्किल था। लेकिन वहां किसी तरीके से मैंने किसी का नंबर ढूंढ के उनको बोला कि आप कुछ तस्वीरें हमारे लिए कर दीजिए, तो उन्होंने मेरे को जो तस्वीरें भेजी वो स्टोरी वो पिक्चर्स नहीं बता पा रही थी। तो मैंने उनको समझाया, थोड़ा दोबारा बताया कि आप थोड़ा लॉन्ग शॉट लीजिए जिसमें पुलिस दिखे या हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस दिखें कि वो इस चीज का कड़ाई से मुकाबला कर रही हैं और आगे की तरफ बढ़ रही हैं, लेकिन हमें उसको ऐसे बिल्कुल प्रेजेंट नहीं करना है कि यहाँ पे हमारा नुकसान हुआ है। दूसरा, आजकल व्हाट्सएप और ये सब चीजों का थोड़ा जमाना ज्यादा है, तो लोग क्या है कि तस्वीर उस पे भी भेजते रहते हैं और कितनी रेलिवेंट है कितनी नहीं है ये हम फिर लगातार फोन पे चर्चा करते रहते हैं। और जो हमारे भाई या फोटोग्राफर्स, हमारे कलीग्स जो थोड़े रिमोट एरियाज में बैठे रहते हैं, उनको हम उस तरीके से अपडेट देते रहते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ सर 2003-04 की बात, जब डिजिटल नया आया था। उस समय में डिजिटल बहुत लोग कंफर्टेबल नहीं थे यूज करने के लिए। आज तो हर आदमी डिजिटल पे है, बट वो एक ऐसा दौर था जब हम फिल्म से डिजिटल की तरफ चल रहे थे। तो मैं अपने आप को बड़ा लकी मानता हूँ, उस जनरेशन में से मैं हूँ, क्योंकि जिसने फिल्मों पे भी काम किया है, नेगेटिव भी शूट किए हैं, फिल्म में प्रोसेस भी की हैं, डार्क रूम में प्रिंट्स भी बनाए हैं, और डिजिटल को भी बड़े अच्छे से अडॉप्ट किया। क्योंकि उस समय पे सिर्फ हॉटमेल हुआ करता था, जीमेल थोड़ा बाद में आया था। तो हॉटमेल में एक लिमिट होती थी कि आप सिर्फ एक फाइल एक ईमेल पे भेज पाएंगे और वो 300 केबी या 200 केबी से ज्यादा नहीं होगी। अभी थोड़े समय पहले क्या हुआ था कि बर्मा के नाम से हम उसको जानते हैं, तो वहां पे कुछ अभी मिलिट्री का कुछ हुआ था। तो ये हुआ था कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को गिरा के और मिलिट्री ने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया, और वहां की जो मिलिट्री थी, जो वहां की जस्टिस सरकार अपने हाथ में पूरा कंट्रोल ले लिया था। कुछ ऐसे आदेश दिए पुलिस को और बाकी जो उनकी फोर्सेस थी, जो जैसे कि प्रोटेस्टर्स के ऊपर आप गोली चलाइए। तो वहां की पुलिस के कुछ जवान ऐसे थे जिन्होंने उसको मानने से मना कर दिया, और वो लोग भाग के सीमा क्रॉस करके भारत की तरफ चले आए और मिजोरम में आके उन्होंने शरण ले ली। अब मिजोरम में किसी फोटोग्राफर को ढूंढना
फिर उसे इस चीज की इंपॉर्टेंस बताना कि ये स्टोरी कितनी बड़ी है इंटरनेशनली। और उसमें सबसे बड़ा एक चैलेंज ये भी था कि जो लोग आए थे मिजोरम से, सॉरी, जो बर्मा से मिजोरम की तरफ आए थे, उन लोग की हमको आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी थी, क्योंकि आज नहीं तो कल वो अपने देश वापस जाएंगे। और अगर हमने उनको दिखा दिया फेस उनका किसी भी तरीके से, तो उनके लिए थोड़ा रिस्क इन्वॉल्व था। तो कुछ उनको सबसे पहले ये एक्सप्लेन करना कि आप तस्वीर कुछ इस तरीके से लीजिए कि उनकी आइडेंटिटी रिवील ना हो और तस्वीर भी बुरी ना लगे, है ना। तो वो सारी चीजें उनको एक्सप्लेन करना और फिर बताना, और फिर उनसे वो तस्वीरें मंगा के उनको एडिट करना, फिर कैप्शन कुछ इस तरीके से लिखना कि हमको जो हमारा प्रेस इंफॉर्मेशन ऑफ इंडिया है उसकी कुछ सर्टेन गाइडलाइंस हैं जो हमको फॉलो करनी पड़ती हैं एज ए फॉरेन एजेंसी। तो उसके हिसाब से कैप्शन लिखना, और इंडियन गवर्नमेंट का उसके ऊपर क्या स्टैंड है, वो कीपिंग दैट इन माइंड, वो सारी चीजें दिमाग में रख के फिर उसका कैप्शन बनाना, और इंटरनेशनली स्टोरी को कैसे हमें प्रेजेंट करना है, वो सारा चीजें एक छोटे से कैप्शन में लिख के फिर उसको हम आगे भेजते हैं। भारत एक बहुत बड़ा देश है और यहाँ पे छोटी छोटी कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज भी होती रहती हैं। मध्य प्रदेश में कहीं पे काफी समय तक बारिश नहीं हुई थी, तो वहां पे एक प्रचलन है कि अगर आप मेंढक और मेंढकी की शादी कराते हैं और कुत्ते की आपस में केले के पेड़ से या कुछ इस तरीके से कुछ उनकी शादी कराते हैं तो बारिश हो जाएगी। तो अब ये हमारे इंडिया के हिसाब से तो बड़ा नॉर्मल सा साउंड करता है क्योंकि हमें पता है, बट यूरोप के लिए ये एक बहुत ही अजब और एक ही बहुत ही इंटरेस्टिंग एक स्टोरी है। तो उसको विजुलाइज आप करके अगर आप बताएं कि किस तरीके से ये लोग, और ये इसमें ना कई बार बड़ी फनी चीजें देखने को मिलती हैं। तो मुझे वो तस्वीर याद आ रही है कि वो कुत्ते की वहां पे शादी चल रही थी, बकायदा बारात का प्रोसेशन निकाला गया और कुत्ते ने चश्मा लगाया हुआ था। तो और बारात में कुत्ते थे कि लोग भी थे? लोग भी थे। अच्छा, कुत्ते भी थे। कुछ कुत्ते भी आ गए आसपास से जब देखा तो मतलब लोगों ने शादी कराई और फिर इस तरीके से। तो ये बड़ा मतलब कुछ तस्वीरें ऐसी होती हैं अपने आप में जो हमारे सिर्फ यहीं पे आप सोच सकते हैं। तो उन हमारे जो यूरोप में कुछ न्यूज़पेपर्स हैं जो कुछ इस तरीके के हैं, वो इन चीजों को बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से देखते हैं, इसके पीछे क्या स्टोरी है, कैसे है। हालांकि ये सब चीजें अब बहुत कम हो गई हैं, लोगों में बहुत अवेयरनेस आ गई है। ये बात सालों पहले मैं कहूंगा कि हमारे देश में ब्रिटिश के जो एक युवराज थे वो आए थे। हाँ, आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी उनसे हाथ मिला रहे हैं। वो तस्वीरें मैंने आपको भेजी हैं, अगर आप देख पाए तो वो 3 तस्वीरें हैं जिसमें वो हाथ मिला रहे हैं। फिर उन्होंने वो हाथ इतनी तेज उनका दबाया और छोड़ा तो उस पे उनकी उंगलियों के छाप थे। आपने खुद भी देखा होगा, हैदराबाद हाउस में शायद 30 या 40 सेकंड की फोटो अपॉर्चुनिटी होती है। वो चलते हुए आना और फिर वो देखना कि हैंडशेक के बाद क्या रिएक्शन हुआ है और फिर उसको तुरंत कैप्चर करना। मेरे ख्याल से किसी भी फोटोग्राफर को ये थोड़ा सा ध्यान रखने का जरा जरूरी रहता है कि आपकी आईज उस टाइम पे बिल्कुल वहीं पे फोकस रहें कि वहाँ क्या चल रहा है। अगर जरा से भी आपकी एज ए फोटोग्राफर वहाँ से आपने नजरें हटाई तो इस तरीके के जो मूवमेंट होते हैं जो बहुत ब्रीफ होते हैं, जो सेकंड्स में होते हैं, वो आप मिस कर सकते हैं। कुछ एक्सीडेंट अगर हुआ है तो लोग तुरंत अपना मोबाइल फोन निकाल के फटाफट तस्वीरें खींच के और वीडियो बना के उसको वायरल कर देते हैं, और न्यूज़पेपर और जो टीवी चैनल्स हैं उसको फटाफट लेके अपना चला देते हैं। तो फोटोग्राफर का रोल जब वहां पे पहुंचता है तो सिर्फ उस स्टोरी को फॉलो अप करने का रह जाता है, जो कि बहुत ही लिमिटेड है। तो फोटो जर्नलिज्म में जो हमारे नए युवा इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो मैं उनको ये जरूर कहना चाहूंगा कि जब वो फोटोग्राफी पढ़ के निकलते हैं तो उनके पास एक चॉइस होती है कि वो वाइल्ड लाइफ में जाएं या वो न्यूज़ फोटोग्राफी में आएं या वो फैशन में जाएं। में वेडिंग भी बहुत क्रिएटिव और बहुत ही एक अच्छा मैं कहूँगा कि प्लेटफॉर्म है फोटोग्राफी। वेडिंग में आपको काफ़ी क्रिएटिवली एक्सप्रेस करने का काफ़ी चांस और स्कोप रहता है वहाँ पे।